नमस्कार, स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे टेंस का। आज हम सीखेंगे कि टेंस होता क्या है। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें टेंस बहुत कठिन लगते हैं। किसी सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करना तो दूर, उन्हें किसी सेंटेंस की हिंदी पहचान भी याद नहीं होती कि यह किस टेंस का है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम उनकी पहचान समझेंगे कि हम किसी भी टेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है। उसके बाद हम देखेंगे कि हर टेंस के कितने कितने पार्ट होते हैं और उनको कैसे पहचाना जा सकता है। फिर हम उनका अंग्रेजी ट्रांसलेट उनको करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टेंस क्या होता है। अगर सबसे सरल भाषा में समझा जाए तो किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होता है वही टेंस होता है, कि वर्ब कैसे लिखा गया है। ठीक है, या किसी सेंटेंस की जो क्रिया होती है, क्रिया को लिखने का तरीका होता है, वो ही टेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट टेंस हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और इसकी पहचान होती है हैं, हो, हूँ। यदि प्रेजेंट टेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसके अंत में इन चार वर्डों में से एक अवश्य आएगा, हैं, हो, हूँ। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, अर्थात गुजरा हुआ समय। तो जो भी पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा उसके हिंदी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए, इनमें से एक शब्द अवश्य आएगा। अगर इनमें से नहीं आया तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, जिसकी पहचान होती है गा, गी, गे, किंतु लगा, लगी, लगे नहीं। क्योंकि गा, गी, गे तो लगा, लगी, लगी में भी आता है, तो लगा, लगी, लगे को देखकर आप समझ बैठे कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि गा, गी, गे फ्यूचर टेंस में आ है, किंतु लगा, लगी, लगे फ्यूचर टेंस में नहीं आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके जो हमारे टेंस होते हैं उनके पार्ट कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता, ती, ते, किसी का नहीं तो इसी का। ये बात भी हमें याद रखनी है। अगर जो नीचे लिखे हुए पार्ट हैं उनमें से अगर किसी का नहीं है तो वो इसी का माना जाएगा। नंबर बी पार्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे। और कुछ सेंटेंस में हुआ, हुई, हुए, इस प्रकार के भी शब्द आते हैं। परफेक्ट परफेक्ट पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, खाया, पिया। चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, खाया, पिया। जो भी परफेक्ट पार्ट होगा किसी भी सेंटेंस का उसमें ये शब्द आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। और है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे प्लस समय। रहा, रही के साथ यदि समय आ जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसका टेंस कहाँ पर होता है और उसका जो पार्ट है वो कहाँ पे होता है हिंदी सेंटेंस में। तो पहला सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूँ। जो हिंदी सेंटेंस होता है उसका टेंस कहाँ पे होता है, सेंटेंस के बिल्कुल अंत में। आपको दिखाई दे रहा है हूँ, तो ये क्या है, टेंस। अब देखते हैं हूँ किसकी पहचान होती है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं और इनके अनुसार हूँ किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट टेंस की। हमें टेंस पता चल गया कि हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट। अब हम देखते हैं पार्ट। पार्ट क्या होता है, जो टेंस से ठीक पहले का शब्द होता है वही क्या होता है, पार्ट। तो हूँ से पहले क्या आ रहा है, ता। और ता किसकी पहचान होती है, इंडेफिनिट की। ताती थे किसकी, इंडेफिनिट की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये हमारा जो सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा देखते हैं, अंत में क्या आ रहा है, और है किसकी पहचान होती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं है किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट टेंस की। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट। अब हमें पार्ट देखना है। तो है से ठीक पहले क्या आ रहा है, रहा। और रहा किसकी पार्ट में देखते हैं कौन सा पार्ट है, रहा।
तो रहा रही रहे कि कौन सा पार्ट होता है, कंटिन्यूअस। तो कौन सी टेंस का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा देखते हैं, तुम ताजमहल देख चुके हो ये किसकी पहचान है, आप देख सकते हैं वही प्रेजेंट टेंस हो, और प्रेजेंट टेंस की जब पहचान है तो अब हम देखते हैं कि पार्ट क्या है हमारा, क्या आ रहा है हो से पहले, चुके। और चुके किसकी पहचान होती है, पहचान में देखते हैं, ये रात चुके किसकी पहचान होती है, परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट सॉरी। तो हमारा जो टेंस हो जाता है मिलके वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही वह आधी रात से अंग्रेजी पढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए समय आ गया, आधी रात से। और अब हम टेंस देखते हैं, टेंस क्या है आ रहा है प्रेजेंट होता है, और रही आ रहा है, रहा रही रही के साथ अगर समय आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो हमारा पार्ट क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रहा रही रहे प्लस समय, ये किसकी पहचान होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये 4 नंबर सेंटेंस है उसका टेंस क्या है, प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला सेंटेंस है, हम स्कूल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अंत में क्या आ रहा है, गे। और गे कौन सी टेंस की पहचान होती है, गा गी गे, फ्यूचर टेंस की। ठीक है, अब हम पार्ट देखते हैं। अब गे के बाद ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा है जो किसी भी पार्ट में मैच करे। ताती ते आ नहीं रहा है, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, लिया दिया खाया पिया, रहा रही रहे प्लस समय, इनमें से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब किसी का नहीं तो इसी का, अर्थात जो इंडेफिनिट है उसी का। ठीक है, तो जो हमारा ये सेंटेंस है किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि और जो पार्ट है उनके भी कोई शब्द नहीं आए हैं, या कोई ऐसा शब्द नहीं आया है जो किसी पार्ट में मैच हो रहा हो, और किसी का नहीं तो इसी का। नंबर 6, तुम एक सेब खा रहे होगे। तुम एक सेब खा रहे होगे। अब यहाँ से हम देखते हैं ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो गे आ रहा है अंत में। गे क्या होता है, यहाँ देखते हैं फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हमें टेंस पता चल गया कि क्या है, फ्यूचर। अब देखो होंगे में से हमने गे निकाल के हमने पता कर लिया कि टेंस हमारा फ्यूचर है। अब ये नहीं है कि हम जो गे से ठीक पहले उसी को देखें, हमें वो पूरा ही शब्द छोड़ देना होगा जिसमें से हमने टेंस निकाला है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या देखेंगे, अगला वर्ड क्या है, रहे। और रहे किसकी पहचान होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, रहा रही रहे किस में आता है, कंटिन्यूअस, रहा रही रहे कंटिन्यूअस। तो हमारा टेंस जो है वो मिलके क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। किरण जयपुर जा चुकी होगी। होगी गी क्या होता है, फ्यूचर, और फिर उससे पहले कौन सा वर्ड है, चुकी। तो क्या चुकी किसकी पहचान होती है, परफेक्ट की। तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही वह 2 बजे से सो रहे होंगे। गे फ्यूचर टेंस, और 2 बजे से समय आ गया रहे के साथ, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं, पंकज छत पर सोता था। पंकज छत पर सोता था कौन सा टेंस होता है, था थी थे, ये लिखा है, था थी थे, कौन सा होता है, पास्ट टेंस। और अब पार्ट देखते हैं क्या है, ता। अब ता किसकी पहचान होती है, ता थी थे इंडेफिनिट। तो हमारा जो टेंस है वो मिलके क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम देखते हैं, उसने ताजमहल देखा। ठीक है, उसने ताजमहल देखा, ध्यान से देखो सेंटेंस को, उसने ताजमहल देखा। अब देखो सबसे पहले हमें टेंस देखना है, देखा।
अब देखो है हो हूँ ये आ नहीं रहे, था थी थे है नहीं, गागी गे है नहीं, उसने ताजमहल देखा। फिर हमें क्या देखना होता है, आ ई ए। देखा, आ तो आ रहा है अंत में, ठीक है। जब आ रहा है तो कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस का, ठीक है। आ ई ए ये भी किसकी पहचान होती है, पास्ट टेंस की। देखा, आ रहा है अंत में, ठीक है। आ का डंडा आ सकता है, और बड़ी की मात्रा आ सकती है, छोटी की मात्रा आ सकती है, ये भी क्या होते हैं, पास्ट टेंस की पहचान होती है, ठीक है। तो उसने ताजमहल देखा, हमें टेंस पता चल गया क्या है, पास्ट, ठीक है। अब ऐसा कोई शब्द मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम इसमें से आ निकाल लेंगे तो इनमें से किसी से मैच करे। ताती ते है नहीं, रहा रही रहे, है नहीं, चुका चुकी चुके, लिया दिया खाया पिया, इनमें से कुछ है नहीं, क्योंकि आ निकाल लेंगे फिर उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं रहेगा जो इनमें मैच कर रहा हो। और तो किसी का नहीं तो किसका, इसी का, अर्थात इंडेफिनिट का। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। सोता था, था आ रहा है तो भी इंडेफिनिट, और आई ए आ रहा है तो, था आ रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट, और आई ए आ रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस का टेंस कैसे पहचाने, मतलब जो भी हमारा हिंदी सेंटेंस है उसका टेंस कैसे पहचाने। अब हम सीखते हैं कि इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे किया जाए। उसके लिए आपको केवल दो टेबल याद करनी है, एक हेल्पिंग वर्ब टेबल और दूसरी मेन वर्ब टेबल। हेल्पिंग वर्ब टेबल देखो समझते हैं क्या है। एक तरफ लिखा है टेंस, एक तरफ लिखी है पार्ट। जैसे आपने हिंदी में जो पहचान सीखी थी, ठीक उसी तरीके से ये अंग्रेजी में भी आपको याद करनी है ये टेबल। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट डिड। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर। पास्ट परफेक्ट हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। फ्यूचर शैल या विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल वी विल बी। फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव या विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ये आपको याद कर लेनी है कि जो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा उसमें डू डच लगानी है, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं जो विशेष है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में। इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव का मतलब जिसमें नॉट नहीं आया हो और कोई इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं आया हो, तो उसमें हम डू या डज को नहीं लगाते हैं और नहीं पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब इनमें नहीं लगती हैं तब क्या लगती हैं, वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस आई एस जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन सब्जेक्ट हो। और हमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट भी पता होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को जाने हम ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो भी क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं या प्लूरल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, और हम ये कैसे याद रख सकते हैं कि कोई भी जो वर्ब दी हुई है हेल्पिंग वर्ब उनमें सिंगुलर कौन सी होती है या प्लूरल कौन सी होती है, ठीक है। तो अगर डू या डज को केवल छोड़ दिया जाए तो सबका पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसमें अधिक लेटर होते हैं, जिस वर्ब में अधिक लेटर होते हैं वो बहुवचन होती है, और जिसमें कम होते हैं वो एक वचन होती है। केवल डू या डज का उल्टा सिस्टम है, जिसमें डू या डज का क्या है, जिसमें अधिक लेटर होते हैं वो एक वचन होती है, और जिसमें कम होते हैं वो बहुवचन होती है। अर्थात डू या डज में डज एक वचन होती है और डू बहुवचन होती है। इज एम आर में
सबसे ज़्यादा लेटर किस में है, आर में, तो आर बहुवचन है और इज एक वचन है और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। हैज हैव में, हैव और हैज में अधिक लेटर किस में है, हैव में। हैव में 4 हैं, 1 2 3 4, हैज में 1 2 3, तो हैव में अधिक हैं तो हैव बहुवचन है और एक वचन है हैज जिसमें कम लेटर हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हैज बीन और हैव बीन को आप पहचान सकते हो। अब देखो इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट में केवल डिड है, ठीक है, तो ये एक वचन सब्जेक्ट के साथ लगेगी और एक यही बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। और इसमें देखिए क्या है, बाज या बर, इसमें देखो अधिक लेटर, बर में कितने लेटर हैं, 4, WERE, और वाज में 3 लेटर हैं, WAS। तो इसमें बहुवचन जिसमें ज़्यादा लेटर है वो बहुवचन। बर बहुवचन है और बाज एक वचन है। हेड अकेली है तो ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है, अर्थात एक वचन सब्जेक्ट के साथ भी इसका प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट में और बहुवचन के साथ भी। अब हम देखते हैं हैडबीन। हैडबीन भी अकेली है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ भी यही लगेगी और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ भी यही लगेगी। अब हम एक बात हमें याद रखनी है कि जो आई होती है वो पास्ट टेंस में एक वचन होती है और प्रेजेंट टेंस में बहुवचन। अर्थात अगर हम सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस है तो डू या डज में से क्या लगाएंगे, आई के साथ डू, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होती है और डू या डज में डू बहुवचन होती है, ठीक है। हैज है में से क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होता है आई, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें अलग स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होती है आई के लिए, एम लगाने के लिए, आई के साथ एम। हैव बीन में से आपको पता चल गया होगा कि हैव भी लगानी है आई के साथ। और पास्ट टेंस में एक वचन होती है तो बाज या बर, केवल एक ही पास्ट कंटिन्यूअस ही ऐसा है जिसमें दो एक वचन और बहुवचन हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं, दो हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। और बाकी में तो एक ही एक है तो आई एक वचन सब्जेक्ट के साथ भी वही लगेगी जो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगेगी। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बाज या बर में से बाज का, क्योंकि आई पास्ट टेंस में एक वचन होती है, ठीक है। और देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें एक वचन और बहुवचन के अनुसार डिवाइडेशन नहीं होता है सब्जेक्ट का। उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट पर्सन और अदर पर्सन। फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और बी, और अदर पर्सन कहने का मतलब सेकंड पर्सन की प्रोनाउन जो होते हैं यू, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही सी इट दे, इन सब के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं अर्थात आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, और अन्य सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल। ऐसे ही आई वी के साथ सेल भी, अन्य सभी के साथ विल भी। आई वी के साथ सेल हैव, अन्य सभी के साथ विल हैव। आई वी के साथ सेल हैव बीन, अन्य सभी के साथ विल हैव बीन, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इनको। और जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एक वचन और बहुवचन, वो भी हम देख लेते हैं कौन से होते हैं। जो एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, ही सी इट, किसी का नाम है या कोई कॉमन नाउन आया है जिसमें ऐसे यस जुड़ा नहीं हो, वो एक वचन होते हैं। और वो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स। अर्थात जब कॉमन नाउन में ऐसे ही यस जुड़ के आता है तो वो प्लूरल हो जाते हैं। और आई के बारे में हमने बता ही दिया, प्रेजेंट टेंस में बहुवचन और पास्ट टेंस में एक वचन, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन वर्ब। इंडेफिनिट, अगर हमें पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस है उसका पार्ट क्या है, इंडेफिनिट, तो हमें उसमें क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हों तब। अर्थात हम जैसे मान लीजिए केवल इन दो जो टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें ही केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनके लिए रूल अलग होता है और इंटेरोगेटिव और निगेटिव के लिए अलग होता है, ठीक है। तो अगर इंटेरोगेटिव है या निगेटिव है सेंटेंस तो डू या डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड का होता है पास्ट इंडेफिनिट में। और जब हम डिड लगा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इंडेफिनिट के लिए वर्ब कौन सी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में लगा रहे हैं तब हम क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट है इसलिए वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म।
और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है इनका, तो इनके लिए अलग अलग रूल दे दिए गए हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जोड़ दीजिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। और अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जो और अफर्मेटिव है, तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना होता। जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हैं तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगानी है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तब। ठीक है, बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही है, तो उनमें तो ये सब हमें इसी के अनुसार लगानी है। जैसे जो भी हमारा कंटिन्यूअस है, अगर हम कोई सेंटेंस है उसका हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसका पार्ट कंटिन्यूअस है, तो हमें वर्ब में आईएनजी जोड़ के ही लगाना पड़ेगा। जैसे वह आगरा जा रहा है, तो वह आगरा जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। इज एम आर में से एक, वह आगरा जा रहा है सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगा देंगे, ही इज। ठीक है, और मेन वर्ब जाना, तो क्या जाना वर्ब कैसे लगाएंगे, वर्ब में आई एन जी जोड़ के, गो में आई एन जोड़ के गोइंग। ठीक है, ही इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, और अगर हम किसी सेंटेंस का अनुवाद कर रहे हैं और वो परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए हम परफेक्ट किसी भी ऐसे टेंस का अनुवाद नहीं कर सकते जिसका पार्ट परफेक्ट हो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का है, जैसे वह एक पत्र लिख चुका है, वह एक पत्र लिख चुका है, कौन से टेंस का है आ रहा है, प्रेजेंट, और चुका आ रहा है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही के साथ क्या लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है पहले। ही के साथ ही सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, ही एक वचन है तो हैज। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटिन। ही हैज रिटिन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। ठीक है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें भी क्या, वर्ब में आईएनजी जोड़ के लगाई जाती है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, कौन सा टेंस है, था आ रहा है इसलिए पास्ट, और रहा आ रहा है, और उसके साथ समय भी आ रहा है 2 बजे से, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन लगा दीजिए। अब वर्ब मेन वर्ब कैसे लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वर्ब में आईएनजी जोड़ के आईएनजी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। आई हैड बीन रीडिंग, आई सब्जेक्ट लगा दिया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगा दी, मेन वर्ब यहाँ से लगा दी आईएनजी जोड़ के रीडिंग, और समय आ रहा है निश्चित समय, इसीलिए सिंस 2 o'clock। ठीक है, निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए आगे बताएंगे। ठीक है, कौन सा निश्चित होता है और कौन सा अनिश्चित होता है। तो अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं एक कहानी पढ़ रहा था। तो सेंटेंस को सबसे पहले हमें टेंस पहचानना होता है। टेंस क्या है हमारा, था, पास्ट, रहा, कंटिन्यूअस। तो कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। ठीक है, तो हम देखते हैं अब। तो हमने मैं की अंग्रेजी लगा दी आई, और आई पास्ट टेंस में एक वचन सब्जेक्ट होता है, इसलिए वाज या वर में से हमने किसको लगा दिया, वाज। रीड, और मेन वर्ब कैसे लगाते हैं कंटिन्यूअस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पढ़ना वर्ब है हमारी, और हमने रीड में आईएन जोड़ दिया, रीडिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक कहानी, और हमने लिख दिया ए स्टोरी। ठीक है, मैं एक कहानी पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए स्टोरी। हमारा सेकंड सेंटेंस है, तुम बाजार जा चुकी हो प्रेजेंट, चुके परफेक्ट। क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव। मेन वर्ब कैसे लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लगा दी यू। ठीक है, हैव हैज में से क्या लगाना है, हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जाना, जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। बाजार टू मार्केट, यू हैव गॉन टू मार्केट। हमारा थर्ड सेंटेंस है,
रीता एक मधुर गीत नहीं गाती थी। थी पास्ट, ती इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या याद रखना है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगा, सॉरी डिड नहीं लगाते हैं, और तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम नई शब्द की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं। नॉट किसके बाद लगाते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, उसके बाद नॉट लगाते हैं। फिर जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है उसी प्रकार से करते हैं। तो रीता एक मधुर गीत नहीं गाती थी, किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? रीता हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है? डिड, और नहीं की अंग्रेजी लगा देंगे नॉट। गाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग। ठीक है, इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है यदि हेल्पिंग वर्ब आई हो तो। एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे स्वीट रह गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, मधुर की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? स्वीट। तो क्या हो जाएगा? रीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। सूर्य पूरब में निकलता है, प्रेजेंट है, ता इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी नहीं आया है, और क्या क्यों कब कैसे ये भी नहीं आया, अर्थात हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। और जब अफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगाई जाती है, केवल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे ही एस जोड़ देते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव है, और सब्जेक्ट हमारा है सूर्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सन। तो क्या हो जाएगा? द सन। ठीक है, जो संसार में चीज़ें केवल एक ही होती हैं उनसे पहले द का प्रयोग होता है। तो द सन, निकलना की राइज, और राइज में एस जोड़ देंगे क्योंकि सन एक वचन है। द सन राइज। प्रीपोजिशन क्या आ रहा है? मैं के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? इनका, तो इन लगा दिया। और क्या है? पूर्व, ईस्ट। ईस्ट से पहले द लगाएंगे क्योंकि जब दिशा के नाम से पहले प्रीपोजिशन आया है तो दिशा के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, और अगर प्रीपोजिशन नहीं आया हो तो नहीं होता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, इस द को द पढ़ेंगे और इसको दी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर द किसी ऐसे शब्द से पहले आ रहा हो जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो उसे द पढ़ेंगे। अगर किसी ऐसे शब्द से पहले आ रहा है जो वोवेल से शुरू हुआ है तो उसे दी पढ़ेंगे। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। अगला देखते हैं, हम ताजमहल देख चुके हैं। हम ताजमहल देख चुके हैं प्रेजेंट, चुके परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए क्या होती है? हैव या हैज। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम की अंग्रेजी होती है वी बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। ठीक है, वी हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है परफेक्ट में। पार्ट अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है, तो क्या? सीन। ठीक है, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन द ताज, वी हैव सीन द ताज। नेक्स्ट है, वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है। वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है प्रेजेंट, रही कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए क्या होती है? एजेमर। वह की अंग्रेजी शी लगाएंगे, अगर लड़का होता तो ही लगाते, खेल रही है लड़की है तो शी। हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। मैन वर्ब कैसे लगाते हैं कंटिन्यूस में? आई एन जोड़ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो प्ले में आई एन जोड़ दी, प्लेइंग। क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि और रूल क्या होता है कि खेल के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्रिकेट से पहले ए एन द में से कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। केवल एक ही खेल का नाम ऐसा है जिससे पहले आर्टिकल आता है, वो क्या है? चेस, शतरंज। ठीक है, चेस से पहले द का प्रयोग होता है। इन द फील्ड, मैदान में। सी इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं कानपुर जाऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा है? गा आ रहा है,
फ्यूचर और कोई ऐसा शब्द नहीं आ रहा जो किसी भी पार्ट का हो, तो इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए क्या होती है। जी हाँ, सेल या विल। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का, और अन्य के साथ, अन्य सभी के साथ विल का। ठीक है, आई वी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ विल। तो आई सेल, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो टू कानपुर, आई सेल गो टू कानपुर। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस आपके लिए बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको ट्रांसलेट करना है। हम छत पर सो रहे थे। ठीक है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जिससे हमें पता चले कि हमने जो वीडियो बनाया है वो आपको कितना समझ में आया। वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।